हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये लेक्चर फर्स्ट है ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज ऑफ करेंट अफेयर। वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं कि 71st बीपीएससी मेंस में जो भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा, कौन से क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेशन सिंदूर पे है। और जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, इंडस वाटर जो ट्रीटी अबेंस हुई है उस पे है। बट हम लोग समझने से पहले कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, क्या किया गया, हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा, ये जो पीडीएफ आप सबके साथ शेयर की गई है इसमें प्रॉपर आपको मैप दिखेगा, सब कुछ इसको इसमें आपको प्रॉपर दिखेगा। तो इसमें क्या करना है हम लोग को कि जब मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड्स हाईलाइट करने के लिए, तो आप सब पेन और पेपर के साथ लेकर के, अगर आपने प्रिंट करा लिया है तो पेन और पेपर लेकर के आप बैठोगे, और अगर आपने प्रिंट नहीं कराया है तो सॉफ्ट कॉपी से आप पढ़ोगे। प्लस में जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा तो वो क्या करोगे आप लोग कि वैल्यू एडिशन बॉक्स ऐसा आपको मिलेगा हर पेज पे, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे कि जो एक्स्ट्रा जो डेटा होंगे उसको ऐड करते हुए चलोगे, ठीक है। आप सबने ये लोगो जरूर देखा होगा। आई होप कि आप सबने ये लोगो जरूर देखा होगा। तो ये लोगो ने डिजाइन किन्होंने किया था, तो लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और कौन थे, तो हवलदार सुरेंद्र सिंह जी। तो इन दोनों ने मिल करके ये लोगो को डिजाइन करा था। तो मैं आप सोचोगे कि ये लोगो के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आप ऐसे में यूज कर सकते हो, इन दोनों पर्सन का नेम डाल सकते हो, इस लोगो की बात कर सकते हो। क्या कह सकते हो कि 130 करोड़ जो इंडियन है उनके इमोशंस को टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्होंने इमेज फॉर्म में सबको रिफ्लेक्ट किया था, ठीक है। तो इस टाइप का आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जिसका व्यू जो है इतना गया था, जो भी वो इररिलेवेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो अभी हम लोग समझते हैं कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो कब लॉन्च किया गया। तो आप बोलोगे 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया था रात में, ठीक है। तो अब सबको पता है कि 7 मई को किया गया, बट क्यों किया गया, कुछ तो रीजन होगा ना जो गवर्नमेंट लॉन्च करेगी ऑपरेशन सिंदूर। तो हाँ, तो इसके पीछे रीजन क्या था कि 22 अप्रैल 2025 को जब हमारे जो इंडियन जो टूरिस्ट थे, इनोसेंट जो सिविलियंस थे, वो क्या घूमने के लिए गए थे, कहां, तो बैसरान वैली है, पहलगाम डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहां इनोसेंट सिविलियन को क्या किया गया, तो टारगेटेड क्या किया गया, 26 जो सिविलियंस थे उनको क्या सेलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स करी गई। सेलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स, क्यों मैं कह रहा हूं सेलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेल, और कौन से मेल, तो हिंदू मेल को उन्होंने धर्म पूछ करके वहां पे जान करके किल किया। क्यों किया, क्यों उनकी जान ली, क्योंकि वो चाहते थे कि जो अभी इससे क्या होगा कि कॉम्युनल राइट जो है वो हो सकता है, और क्या होगा, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो यूनिटी है वो डिसरप्ट करना चाहते थे, जो हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसको हार्म करना चाहते थे, उसको डिसमेंटल करना चाहते थे, उसको बर्बाद करना चाहते थे। तो इनका टारगेट था, ठीक है। तो इसको बैक कौन कर रहा था, तो इसको बैक कर रहा था कौन, तो आप बोलोगे कि लश्कर-ए तैयबा और जैसे मोहम्मद, और मेन तो जो पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहां की जो आर्मी है वो तो है ही, वो तो स्टेट तो है ही, ऑब्वियस है कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ने मिल करके ये किया था। इस बार आपको सबको पता चल गया होगा जब इनके फ्यूनरल्स हुए, जो टेररिस्ट हैं उनके फ्यूनरल्स में क्या हुआ कि पाक आर्मी के मेंबर्स वहां पे मौजूद थे। तो इससे अब क्लियर पता है हमें कि पाकिस्तान आर्मी कंप्लीटली बैक करती है ये सब जो भी टेररिस्ट हैं उनको। और इनका जो मोटो है वो क्या है कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। इससे चाहते ही हैं कि ब्लीड करना इंडिया को 1000 कट, क्योंकि डायरेक्टली तो ये लड़ नहीं सकते हैं, तो बस ये
यही कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये सब हुआ तो उसके बाद क्या हुई कि गवर्नमेंट जब एक्टिव हुई, तुरंत एक्टिव हुई, तुरंत एक्शन लिया गया। इमीडिएट एक्शन क्या लिया गया कि सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस करी गई, ठीक है। अटारी बॉर्डर का जो पोस्ट है उसको क्लोज किया गया, ठीक है। और जो यहाँ पे जो पाकिस्तान का वीजा एग्जेम्पशन मिलता था किनको, पाकिस्तानियों को, तो उसको वहां पे तुरंत बंद किया गया, नॉट परमिटेड किया गया, ठीक है, पाकिस्तानी नेशनल्स को, ठीक। और क्या था कि यहाँ पे देख रहे हो डिक्लेयर्ड पर्सना नॉन ग्रेटा, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेन जो डिप्लोमेट हैं उसको नो लॉन्गर वेलकम इन इंडिया। जो भी पाकिस्तानी जो फॉरेन डिप्लोमेट जो है ना, तो उनको क्या किया गया कि आप लोग इंडिया में अब वेलकम्ड नहीं हो। किससे किससे जो रिलेटेड थे, तो डिफेंस, मिलिट्री, नेवल एंड एयर एडवाइजर इन पाकिस्तान हाई कमीशन इन दिल्ली, है ना, आर डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्रेटा। मतलब कि एक कंट्री फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, कि एक फॉरेन डिप्लोमेट को अब आपके कंट्री में स्वागत नहीं है आपका, ठीक। तो ये किया गया। उसके बाद क्या किया कि हाई कमीशन का जो स्ट्रेंथ था वो 55 था, तो उसको घटा करके कितना लेकर के आया गया कि 30 से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद मोदी जी का तुरंत आता है स्टेटमेंट, आता है निकल करके, विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। मतलब कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे और उनको पनिश करेंगे। और पहलगाम अटैक के बाद रक्षा मंत्री जी क्या बोले कि ऐसा जवाब मिलेगा कि दुनिया देखेगी, इस तरह का हम लोग जवाब देंगे। और क्या हुआ कि पीएम मोदी ने उसके बाद तुरंत मीटिंग बुलाई और 30 अप्रैल 2025 को पूरा फ्री हैंड दे दिया गया। किसको? आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया गया कि जाओ जाकर के आप अपने हिसाब से अपने टाइम पे जैसे आप बदला लेना चाहते हो आप ले सकते हो, ठीक है। अब इंडिया को क्या हुआ कि अलग अलग जगह से सपोर्ट भी मिला। तो ये चाहो तो उस जो आपको वैल्यू एडिशन जो बॉक्स है वहां पे ये ऐड कर सकते हो कि जो ग्लोबल सपोर्ट मिला। जैसे नीदरलैंड के एमपी ने क्या कहा कि ग्रीट वाइल्डर ने कहा कि हैशटैग कश्मीर इज 100% इंडियन, तो ये डाल सकते हो। यूके के फॉरेन मिनिस्टर का डाल सकते हो, इंडिया इज राइट टू फील आउटरेज एट दिस टेरेबल अटैक। इजराइल बैक किया इंडिया को कि राइट टू सेल्फ डिफेंस है इंडिया के पास। यूएस कांग्रेसमैन है ना, तो उन्होंने क्या बोला कि टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड एंड इट कैन नॉट गो अनपनिश्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनपनिश्ड नहीं जा सकता है, ठीक। उसके बाद हमने सारे सब ने मिल करके वन नेशन वन सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद आप जब देख रहे होगे कि जो प्रेस ब्रीफिंग होती थी वहां पे आपको वुमेन का भी रोल दिखा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स और फीमेल, एवरी इंडियन सब लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मीडिया ब्रीफिंग, जब मीडिया ब्रीफिंग के टाइम हमने किनको किनको देखा, तो कर्नल सोफिया कुरैशी जी, इनको हमने सबने देखा है। और किनको देखा? वोमिका, विंग कमांडर वोमिका सिंह जी। और साथ में ना प्रेरणा देवस्थली भी थी, वो नेवी से थी। ये एयरफोर्स और ये नेवी, ये आर्मी, और उनका इमेज अभी है नहीं यहाँ पे लगा हुआ। प्रेरणा देवस्थली वो कहाँ से थी? तो वो नेवी से। तो हर डिपार्टमेंट, हर विंग से प्रॉपर सपोर्ट, एक साथ कोऑर्डिनेशन हमारा दिखा। मीडिया ब्रीफिंग के टाइम भी सब कोई थे। और सचिन तेंदुलकर जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका भी कमेंट आया था, वी आर वन टीम। ये आप चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा था? उन्होंने, ठीक है, वी आर वन टीम, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, ठीक। उसके बाद हमने क्या कहा कि काउंटर कैसे किया, तो जितना भी पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा था पीआईबी फैक्ट चेक के तहत हमने उसको काउंटर किया। जितना भी चैट बॉट वहां जो बैठे हुए थे, बॉट्स जो उन्होंने, तो जो फेक इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, जो कैंपेन जो फैला रखा था, तो उसको इंडिया ने काउंटर किया था, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि इंडिया ने क्या कहा कि मैंने
यहाँ जो हमारा जो क्या है, करगिल, करगिल से लेकर के कारगिल से लेकर के कहां तक का, तो सर क्रीक जो है वहां तक का हमने पूरा फोर्स डिप्लॉय कर रखा था, हमने पूरा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर रखी थी, प्रोटेक्शन दे रखा था किसको, सारे इंडियंस को, ठीक है। और क्या किया था कि डिस्ट्रॉयड नियरली अराउंड 300 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स को हमारी आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने मिल करके क्या किया कि डिस्ट्रॉय किया। तो ये सब पॉइंट आपके आने चाहिए। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे कैसे किया था। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। यहां पे जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो हमने सुना, वहां पे न्यूज में बहुत आया था, क्या, ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र क्या था कि उसमें ना हमने बहुत सारा जो लेयरिंग कर रखी थी, लेयरिंग डिफेंस सिस्टम बहुत सारे लगा रखे थे। S-400 को कहा जा रहा था ऑपरेशन, मतलब कि सुदर्शन चक्र। इसमें ना हम लोग मल्टीपल यूज कर रहे थे लेयरिंग में। जैसे मान लो कि यहां पे हमने लास्ट में S-400 लगा, उससे पहले क्या बराक 8 लगा रखा है, उससे पहले क्या आकाश लगा रखा है। तो अलग अलग सब पिनाका यूज कर रखे हैं, ठीक। और क्या इसमें यूज किए थे, तो रफेल का यूज किया गया था फॉर टारगेटेड ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब्स, एक मिनट, सॉरी, हाँ, फॉर टारगेटेड डिस्ट्रॉइंग टेररिस्ट सेंटर्स, उनके लिए। तो हमने कौन सा यूज किया मिसाइल, तो स्कैल्प का यूज किया है वहां पे। और क्या किया है, तो हैमर बॉम्ब का यूज किया, हैमर बॉम्ब का यूज किया है वहां पे, ठीक है। तो ये सब हमने यूज करा है वहां पे। आर्टिलरी जो यहाँ पे उधर से पाकिस्तानी क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो बॉर्डरिंग जो विलेज थे वहां पे क्या कि सेल्स बरसा रहे थे उन लोग, तो ठीक है। तो इधर से भी इंडियन साइड से भी आर्टिलरी का फायरिंग हो रहा था, होवित्जर गन से, ये सब है ना, तो उसके थ्रू किया जा रहा था। प्रॉपर जवाब मिला है। और उसके बाद जो उन्होंने जो भेजा था, कुछ कामाकाजी जो ड्रोन्स भेजे थे, कुछ सुसाइडल ड्रोन्स भेजे थे, अटैक किया था, उसको कंप्लीटली इंडिया ने डिस्ट्रॉय करके पाकिस्तान को सबके सामने, वर्ल्ड के सामने खड़ा कर दिया, उनका कैपेबिलिटी सबके सामने दिखा दी। और ये सब पॉसिबल हो पाया हमारे जो भी आर्म्ड पर्सनल्स जो हैं उनके कारण, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, आर्मी हो, सब ने इक्वली कोऑर्डिनेट करा, सब ने एक साथ अटैक करा और हमें प्रोटेक्ट भी करा एट द सेम टाइम, ठीक। चलिए अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। अभी तक हमने समझ लिया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब किसी को ऐसा तो नहीं है कि आइडिया ही नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, ये सबको ऑलरेडी पता होना चाहिए, अब और पता हो गया होगा, ठीक है, आई होप। अब देखते हैं कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे। यहां पे क्या करना है कि 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। आप क्या करोगे, अटैक के लिए किसका, 22 अप्रैल का जो बदला है उसके लिए ऑफिशियल न्यूज में था अभी, वाई ऑपरेशन सिंदूर इज इन न्यूज। तो आप वही डालोगे कि 22 अप्रैल पहलगाम अटैक, टारगेटेड किलिंग किसका हुआ, तो सिविलियंस का और सिक्योरिटी पर्सनल्स का किया गया। और लॉन्च कब हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड ऑन 7 मई 2025। किसके, डिसाइसिव, यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिए, डिसाइसिव नेशनल सिक्योरिटी रिस्पॉन्स के रूप में। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट क्या करता है कि इंडिया काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन एम्फेसाइजिंग डिटरेंस, प्रिसीजन एंड रिजॉल्व। तो इसको आप स्टार मारिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ब्रीफिंग में हाईलाइट क्या हुआ था कि मल्टी एजेंसी का कोऑर्डिनेशन था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट देख लिया कि 22 अप्रैल पहलगाम अटैक, 7 मई को हुआ था डिसाइसिव नेशनल सिक्योरिटी रिस्पांस। और यहां पे हमने क्या देखा कि इंडिया का काउंटर रिफ्लेक्ट करता है, इंडिया काउंटर डॉक्ट्रिन एम्फेसाइजिंग डिटरेंस, प्रिसीजन एंड रिजॉल्व। उसके बाद गवर्नमेंट ब्रीफिंग में पता लगता है कि मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन था। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है, जो अभी मैंने हाईलाइट कर रखा है। उसके बाद फिर आप क्या देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है, मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन मेरा लहू
गर्म है। तो ये आप डाल सकते हो, ये स्टेटमेंट को एज इट इज आप डाल सकते हो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योर टॉपिक। ठीक है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक, चलिए, या फिर इससे भी स्टार्ट कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट थी। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, उससे पहले आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये जो मैप है ये सबको यूज करना है अपने अपने आंसर्स में। ये मैप को अगर आप ये 9 जो साइट्स हैं ना, ये अगर भूल भी जाते हो, लेकिन जो मेजर जो साइट्स होंगे जहां इंडिया ने हिट किया, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, मुरीद के एंड बहावलपुर, तो ये आपको वहां पे लिखना होगा, ये बनाना होगा इमेज के साथ। फीचर्स ये सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्विफ्ट डिसाइसिव रिस्पॉन्स, मतलब यहां पे स्विफ्ट मतलब फास्ट, डिसाइसिव मतलब क्लियर। ठीक है, मतलब क्लियर विनर यहां पे निकल के आया, रिस्पॉन्स दे रहा है, क्लियर इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो स्विफ्ट डिसाइसिव मतलब कि स्ट्रॉन्ग एक्शन हमने लिया। ठीक है, तो ये यहां से पहला पॉइंट हो गया कि स्विफ्ट डिसाइसिव रिस्पॉन्स। जीरो टॉलरेंस, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो ये है जीरो टॉलरेंस टेररिज्म। ठीक है, ऑन टेररिज्म। उसका मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन था, तो हाँ था। उसका प्रिसीजन बेस्ड ऑपरेशन था, हाँ। तो हमने एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया है 9 लोकेशन से, और इसकी वीडियो हमने रिलीज करी। क्यों पिन पॉइंट प्रिसीजन बेस्ड ऑपरेशन था? क्योंकि हमने कोई भी सिविलियन एरिया, सिविलियंस पे अटैक नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ जितने भी टेररिस्ट कैंप थे, टेरर कैंप थे, उसको डिस्ट्रॉय और डिसमेंटल किया। ठीक है, तो ये हो गया। उसका नेशनल सिक्योरिटी प्राइड का बात होता है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इससे दिखती है, ये फीचर्स था। इंप्लीकेशन, इसका प्रभाव क्या पड़ा? डिटरेंस स्ट्रेंथेंड आफ्टर अप्रैल 2025 अटैक के बाद। जो डिटरेंस था, मतलब कि अब आपको पता है कि अगर हम गलती करेंगे ना तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। फियर क्रिएट किया इंडिया ने, क्या क्रिएट किया? तो फियर क्रिएट किया। इससे अब सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को एक बार भी अटैक करने से पहले कि अगर अटैक करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? डिटरेंस स्ट्रेंथ हुआ किसके अटैक के बाद? जो हमने जो ये 7 अप्रैल 2025 को जो अटैक किया उन्होंने, उसके बाद जब इंडिया ने 7 मई 2025 को उस पे पाकिस्तान पे हमला किया, जब उस पे अटैक किया, तब समझ में आया उनको कि नहीं, अब दिक्कत है। तो ये पॉजिटिव है इंडिया के लिए। अब उनको डर है, भय है इंडिया से, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का डर है। उसके बाद जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी जो है, डॉक्ट्राइन जो है, उसको हमने पूरे नेशन वाइड रीइंफोर्स किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लीडरशिप पे हमारा मोराल तो बूस्ट हुआ, प्लस में लीडरशिप पे और विश्वास जागा कि नहीं, हमारे लीडर्स केपेबल हैं कि हम लोग पे अगर कुछ अन्याय होता है तो उसका बदला लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज और डिसाइसिव लीडरशिप निकल करके आए, तो ये सब पॉजिटिव में है। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया था। ठीक, उसके बाद प्रोएक्टिव पोस्चर दिखा कि नहीं, अगर तुम बदला लोगे तो हम लोग छोड़ देंगे नहीं, अब हम लोग प्रॉपर अटैक करेंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे निगेटिव्स में क्या है कि रीजनल जो टेंशन है वो क्या हो गया? तो इंक्रीज हो गया, रीजनल टेंशन बढ़ा। डिप्लोमेटिक प्रेशर वो क्या होगा कि और इंक्रीज होगा ग्लोबली, अलग अलग कंट्री की तरफ से कि नहीं एस्केलेशन नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं, तो एस्केलेशन ना हो। तो इस टाइप का प्रेशर, जो डिप्लोमेटिक जो प्रेशर है, जैसे यूएसए का या फिर अलग अलग कंट्री का, जो भी रशिया का भी आप मान लो, तो लोगों का अलग अलग रिएक्शन आया। ठीक, उसके बाद फिर यहां पे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, हाँ, जहां हम लोग को सोचिए खुद कि हेल्थ पे, एजुकेशन पे जहां करना पड़ेगा, ड्यू टू हॉस्टाइल नेबर, हमारा ऐसा नेबर है जिसके कारण अब हमें क्या, डिफेंस पे भी और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये सब निगेटिव्स निकल के आए। सिविलियंस के बीच में जो, देखिए खुद सोचिए कि जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं सिविलियंस, अगर रोज बम गोला बारूद अगर गिरेगा तो एंजाइटी आएगा, फियर आएगा। तो वही है सिविलियन एंजाइटी इन सेंसिटिव रीजन। ठीक है, और पीस का डायलॉग का जो प्रोस्पेक्ट जो था वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, वीकेंड होगा। ठीक,
अब देखिए बिहार में क्या लिंकेज है, चैलेंजेज आपने देखा, यही सब चैलेंजेस क्या निकल के आएगा कि रीजनल एस्केलेशन ना हो जाए, डिप्लोमेटिक प्रेशर हम लोग को झेलना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, सस्टेन्ड काउंटर टेरर विजिलेंस बढ़ाना पड़ेगा, प्रिवेंटिंग मिस इन्फॉर्मेशन, पैनिक। अच्छा, जो ये पाकिस्तान क्या किया था कि मिस इन्फॉर्मेशन प्लस में डिस इन्फॉर्मेशन, ये दोनों कैंपेन पूरा लॉन्च कर रखा था जोर शोर से। तो ये चैलेंज था इंडिया को कि उसको टैकल करे, उसको फैक्ट चेक करे, ठीक है। वहां पे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी, तो ये सब चैलेंजेस थे। आप क्या लिखोगे बिहार लिंकेज में, क्या लिख सकते हो कि हम लोग का जो बॉर्डरिंग जो है वो कहाँ, नेपाल से है, ठीक है। बॉर्डर हमारा नेपाल से है, वन ऑफ द बॉर्डर। तो उससे क्या होता है ना कि पाकिस्तान से कुछ जो स्लीपर सेल हैं, जो कुछ टेररिस्ट हैं, तो इनफिल्ट्रेट करते हुए बिहार में आकर के भी कुछ कर सकते थे। बिहार के रास्ते के थ्रू, बिहार के पैसेज के थ्रू, नेपाल के थ्रू इंटर करके इंडिया में मतलब टेरर और फैला सकते थे। तो यहां पे मॉनिटर करने की जरूरत है, विजिलेंस बढ़ाने की, इंप्रूव सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के पुलिस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन के है वो सब बढ़ाने की जरूरत है। अगर कुछ डिजास्टर हो जाए तो वहां पे भी हम लोग को रेडी होना पड़ेगा। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बैंकिंग, ये जो बैक करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, जैसे आर्टिकल, क्या आप लोग को सबको पता है ना कि 3 तरह का इमरजेंसी है, 352, 356 और 360। तो उसमें से 352 हम लोग यूज कर सकते थे, बट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसमें सारे आर्टिकल्स आप लोग देख लो, ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, शेड्यूल 7, आर्टिकल 21, ये सब देखते हुए। क्यों? क्योंकि देखिए आर्टिकल 21 आपको दिख रहा होगा क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम क्या करेंगे, सर्विलांस स्ट्रिक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि कहीं पर्सनल लिबर्टी को हैम्पर न कर जाए, तो उसके बीच में एक बैलेंस बनाने का जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि वे फॉरवर्ड में। बाकी क्या है कि कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, बॉर्डर का जो सर्विलांस है उसको बढ़ाने का। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप चाहो तो ये सब ऐड कर सकते हो, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंक्लूड कर देंगे ऑपरेशन सिंदूर, जो रिफ्लेक्ट करेगा इंडिया फर्म रिजॉल्व टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी थ्रू डिसाइसिव लॉफुल नेशनल सिक्योरिटी एक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस टाइप का वर्ड आपको डालना पड़ेगा अपने कंक्लूजन में, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सारा आपको कीवर्ड दिया हुआ है, कंप्लीट क्रक्स ऑफ इंडियाज एक्शन, जो हमने जो लिया है कंप्लीट किसके रिगार्डिंग, तो ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग। तो यहां पे आप लोग क्या डालोगे, कैलिब्रेटेड रिस्पांस था, कैसा था, प्रिसाइज रिस्पांस था, और कैसा था, कंट्रोल्ड था। हमने ना सारा अंधाधुंध वहां पे बम नहीं बरसाया, आइडेंटिफाई किया था टारगेट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, और सिर्फ उस पे अटैक किया था। ओनली हैम्पर्ड, क्या किस पे हैम्पर किया था हमने, सिर्फ टेररिस्ट जो कैंप थे उनको हमने हैम्पर किया था, ठीक है। कोई सिविलियन, नो सिविलियन और रेगुलर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वेयर हिट, ठीक है। एक्शन जो बेस्ट था, क्रेडिबल रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट, जो हमारी जो रॉ जो वर्क करती है, उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो थी, उन्होंने क्या इनपुट प्रोवाइड किया था, उसके बेसिस पे हमने कैसा अटैक किया। तो आप बोलोगे कैलिब्रेटेड, प्रिसाइज, कंट्रोल्ड, और जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इससे क्या हुआ कि पूरी कंट्री, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो सबने देखा, सारी कंट्रीज ने देखी ये बात कि नहीं, इंडिया के पास इस टाइप की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। हमने क्या फोकस किया, किस पे, टेरर लॉन्च पैड पे, ट्रेनिंग हब पे, लॉजिस्टिक्स पे। तो इससे क्या हुआ कि हमने वर्ल्ड को शो किया कि नहीं, हम लोग सिर्फ जहां चाहेंगे वहां मारेंगे, और जिस टाइम चाहेंगे उस टाइम मारेंगे। रिफ्लेक्ट आवर शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव काउंटर टेरर डॉक्ट्राइन। तो ये सब हम सारा पॉइंट। अच्छा, यहां पे आप देख रहे होगे अवॉइडेड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एस्केलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप खुद सोचो कि ये कीवर्ड है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, अवॉइडेड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एस्केलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि हम लोग प्रिवेंट किए कि कॉन्फ्लिक्ट है ना वो ज्यादा बढ़े नहीं, मतलब कि किसी न्यू एरिया या रीजन में बढ़ न जाए, या फिर इसकी इंटेंसिटी है ना वो इंक्रीज ना हो जाए, वो और बढ़ न जाए। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि अवॉइडेड, ये वर्ड याद रखना, ये कीवर्ड कि अवॉइडेड
हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एस्केलेशंस। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो कि मल्टी एजेंसी एग्जीक्यूशंस हुआ, ठीक है। यहाँ पे बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स थे। रेड लाइंस को इंडिया ने क्रेडिबिलिटी, जो हमारा जो रेड क्लिफ जो लाइन है, किसको क्रॉस नहीं करो, अगर क्रॉस किए तो छोड़ेंगे नहीं। कौन सा, जो रेड क्लिफ जो लाइन है उसको क्रॉस मत करिए जो बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ये इंडिया ने बताया। यहाँ पे स्टेट और नॉन स्टेट तो आप समझ रहे होगे, स्टेट मतलब कि वही पाकिस्तान आर्मी जो स्टेब्लिशमेंट है वो, और नॉन स्टेट मतलब कि यही ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, तो ये सब होंगे, है ना। बट अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी, ये तो कंप्लीट हो गया। इस पे आप लोग जो भी है कीवर्ड्स अलग से आप अब तक समझ गए होंगे कि क्या लिखना होगा, किस टाइप का। अच्छा, अब ये बताइए कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई, तो आप बोलोगे कि 1960 में हुई थी। तो किसके किसके बीच में हुई, तो एक साइड में जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे, और दूसरे साइड अयूब खान था, ठीक है, अयूब खान था, ठीक। तो इन दोनों के बीच में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, वाटर शेयरिंग 80-20 रेशियो, ठीक है, वाटर शेयरिंग 80-20 रेशियो। अच्छा, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न दो रिवर हैं, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो ईस्टर्न रिवर में किसको मिला, तो इंडिया को मिल गया, और वेस्टर्न रिवर का किसको मिला, तो किसको मिला, तो पाकिस्तान को मिल गया। तो इसमें कौन था, तो CJI से याद रखना, चिनाब, झेलम, इंडस, ठीक है, ये मिल गए पाकिस्तान को। ये देखो जो रेड कलर में है, ये मिल गए पाकिस्तान को, और रावी, ब्यास, सतलज जो ईस्टर्न रिवर है वो मिल गई इंडिया को, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्यों इसको अबेंस किया गया, क्योंकि इसका जो वाटर का जो डिवाइड था वो सही से नहीं किया गया था। 80-20 का रेशियो था, ठीक है, 80-20 का रेशियो था, तो इसलिए इसको हमने अभी अबेंस किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने ना स्टॉप कर दिया है, स्टॉप सेंडिंग वाटर डेटा, ठीक है, सेंडिंग वाटर डेटा। कभी भी हम लोग डैम ओपन कर सकते हैं, कब कितना भर रहा है वो हम लोग नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे ना दो पक्ष निकल के आया था, ये डिबेट का अगर जब भी होगा तो आप रीजन में बताओगे कि हाँ हमको अबेंस करना चाहिए, एक पहलू बताता है, दूसरा अबेंस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो उन लोग कहते हैं कि नहीं, वहां का एग्रीकल्चर 80% हम पे, किस पे, तो इंडस रिवर बेसिन, जो इंडस रिवर का जो बेसिन है उस पे डिपेंड करता है 80% ऑफ एग्रीकल्चर पे। और क्या हो जाएगा उसके कारण, तो फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, ग्लोबल फूड क्राइसिस भी आ सकता है, और हंगर भी हो सकता है, और वहां के सिविलियन का बीच में दिक्कत आ सकती है, और जिसके कारण उन लोग एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है तो हम पे अटैक भी कर सकते हैं। तो ये रीजन बताते हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जो अबेंस करने के जो फेवर में जो बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि इंडिया पे अटैक करेगा और 80% उसका वाटर अगर इंडस बेसिन जो रिवर बेसिन है उसका अगर कंट्रोल कर रहा है इंडिया, तो क्यों नहीं हम लोग इसको मतलब उन लोग को सिखाएं, बराबर मतलब जवाब दें, इक्वल जवाब दें, उनको डर बैठाएं, डिटरेंस क्रिएट करें कि नहीं, अगर आप कुछ गलत करोगे तो हम लोग आपका पानी रोक देंगे। और क्या पानी रोकने से क्या होगा कि 80% जो आपका एग्रीकल्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो आप सोच लो, एक बार अटैक करने से पहले सोच लो कि क्या हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलना पड़ेगा इसका। तो ये चेक एंड बैलेंस के लिए मतलब ये कहने का कि हाँ हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे, तब तो उनको बताना खड़काना जरूरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट ये ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब आप दोनों के फेवर में आप डाल सकते हो, ठीक है। बट यहां पे हम लोग बात करेंगे कि जो स्टेटमेंट है फेमस पर्सनालिटीज, आप ये दोनों में से चाहे हो तो यूज कर सकते हो, बट आप ये यूज करना, देखो कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं, मतलब कि ब्लड और वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर इन टाइम्स ऑफ हॉस्टिलिटी, ये नरेंद्र मोदी। बट ये ना सब कोई यही लिखेंगे। आप चाहो तो सेकंड जो वर्ल्ड बैंक का जो यहाँ पे है दिया हुआ कोड, तो आप चाहो तो इंडस वाटर जो ट्रीटी है सर्वाइव्स बिकॉज कॉपरेशन आउटवेट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये चीज भी आप लिख सकते हो वर्ल्ड बैंक द्वारा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये भी आप लिखना और ये भी लिखना, इसको भी आप कहीं और यूज कर लेना। और जो स्टार्टिंग में हम मेरी नसों में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है, वो वाला भी आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। और ऑपरेशन सिंदूर से अगर इंडस वाटर ट्रीटी आएगी तो ये दोनों में से दोनों यूज भी कर लेना, चलेगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहां पे अभी तक हमने समझ लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी,
क्या इंडिया को कौन सा ईस्टर्न रिवर मिला, वेस्टर्न रिवर मिला, तो वही इसके बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पे बात किया गया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था और वर्ल्ड बैंक इसका मेडिएशन किया था। जो ईस्टर्न रिवर है वो किसको मिली, तो इंडिया को। वेस्टर्न रिवर किसको मिली है, तो पाकिस्तान को। मोस्ट ड्यूरेबल वाटर ट्रीटीज इसको कहा जाता है क्योंकि 1960 के बाद इतनी बार मतलब वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जंग हुई, युद्ध हुआ, तब भी ये ट्रीटी खत्म नहीं हुई, अभी भी खत्म नहीं हुई है। हमने अबेंस किया है, मतलब उसको सस्पेंड किया है हम लोग। क्यों उस पर निगोशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं था, वो सही नहीं है। तो हम लोग आगे जो फ्यूचर है, हाइड्रो पावर प्लांट और बनाना उस पर चाहें या फिर जो भी हम लोग चाहें तो वो उस पर बना सके। ठीक, चलिए, तो ये हो गया बैकग्राउंड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था, ये इंडस वाटर ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इंडस वाटर ट्रीटी का इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर बेसिन, ये सब कि कॉन्फ्लिक्ट जो फ्यूचर का जो कॉन्फ्लिक्ट हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसको वाटर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको रोकेगा। और ये मैकेनिज्म एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिकल टेंशन, और वाटर लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए ये था। मतलब ये फीचर्स हैं वही सेम कि जो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वही सारे फीचर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, ये जो है ना, ये बैकिंग सारी आपको पढ़नी होगी। आर्टिकल 253, आर्टिकल 246, एंट्री 14 यूनियन लिस्ट, आर्टिकल 51 और 7th शेड्यूल का आप ले सकते हो, डाल सकते हो। बट जो यही था इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या इम्प्लीकेशंस है कि इसके होने से क्या क्या ऑलरेडी हो रखा है कि प्रिवेंट वाटर वॉर किया है, कोई नहीं होने दिया है। अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो अबेंस का जो दोनों बात कर रहे हैं कि हाँ पानी रोकेंगे, मतलब एक तो है कि स्टॉप कर देगा कंप्लीटली, एक है कि नहीं स्टॉप नहीं करना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो इन दोनों के आर्गुमेंट इन फेवर, ठीक है, इन फेवर और अपोजिट, फेवर, ठीक है, और अपोजिट में भी, दोनों में भी आर्गुमेंट आएंगे। तो ये सारे हैं पॉजिटिव्स, आप लोग गो थ्रू कर लेना, नेगेटिव्स गो थ्रू कर लेना। चैलेंजेस देख लो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पानी का जरूरत है, ठीक है, अल्टरनेट रिवर फ्लो भी चाहिए, और वो अल्टरिंग रिवर फ्लो भी कर रहा है, क्लाइमेट चेंज जो घटा भी रहा है, ठीक है, और अलग अलग सारे ये जो राइजिंग वाटर डिमांड, प्रेशर, ये सब चैलेंजेस आप देख लो। वे फेयर मतलब कि वे फॉरवर्ड में क्या है कि वे फॉरवर्ड में आप देखोगे कि मॉडर्नाइजेशन ट्रीटी फ्रेमवर्क, ठीक है, मॉडर्नाइज करने का जरूरत है फ्रेमवर्क को, ठीक है, क्योंकि जो 80-20 जो रेशियो है, 80-20 जो रेशियो, इसको चेंज करने की जरूरत है, इसको निगोशिएट करेंगे, इस पे फिर बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि प्रोटेक्ट कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी, और इस लाइन के साथ आप चाहो तो कंक्लूड कर सकते हो। तो अभी तक आई होप कि आपको ऑपरेशन सिंदूर भी समझ में आ गया होगा, और इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, किन लोगों ने की, और क्या उसके रिगार्डिंग अभी आगे हो रहा है या हमने कर रखा है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।